एवरी पेरेंट शुड डू अ इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अगर साल भर का मैं टाइम कैलकुलेट करूं जो एक बच्चा स्कूल में बिताता है, इट कम्स डाउन टू बी अराउंड 18% ऑफ द टाइम। मतलब 82% टाइम अभी भी बच्चा अपने घर पे है। तो आप उस 18% में चाह रहे हो कि आपका बच्चा सारा कुछ सीख के सक्सेसफुल हो जाए विदाउट डूइंग एनीथिंग इन दैट 82% ऑफ द टाइम। हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हर कोई अपना राग अलाप रहा है, स्कूल अपने फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, पेरेंट की अपनी सोच है। तो this is the biggest drawback, because that is why we are not able to evolve the right systems for learning. So Arvind sir, thank you so much for joining me today on the Ronit Show podcast. कैसे हैं सर आप? I am fine. काफ़ी टाइम से हम इसको प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट को, एंड टुडे वी आर जॉइंड विद दिस पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड सर, बिफोर वी हेड इनटू द कॉन्वर्जेशन, मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस के लिए अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Right. I am basically an education consultant. By education, I am a IIT professional. I moved into education in around 2013, and I started questioning the things which were already running in education sector. So nowadays, I am working with various schools and providing them different type of solutions. It can be students reading issues, working on school growth. Growth means enrollment numbers, then teacher training. Simultaneously, I am also working in the field of parenting. I'm a parenting expert as well. Last 1 year I was working on a solution where, according to me, we need not fix any children. Actually, the problem is not with the children, it is with the environment. So my work is a combination of parenting as well as school growth. ऑल राइट सर, गॉट इट। सो सर, इफ़ वी टॉक लाइक जो मैंने अभी इस पॉडकास्ट के लिए प्लान करा है, इट इज़ अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड द इंडियन स्कूलिंग, ठीक है? सो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला, सिंस आपका ये पूरा आप डोमेन है स्कूल्स वगैरह का, आई लाइक टू नो कि सर अब जैसे 2025 चल रहा है एंड वी आर इनटू अ सेपरेट एरा जहाँ पे एआई की बात हो रही है, एवरीथिंग इज़ रेवोल्यूशनराइज्ड, हर चीज़ एडवांसमेंट हो गया है। आपने क्या ऑब्जर्व करा है सर एजुकेशन सिस्टम में राइट नाउ? क्या एडवांसमेंट हुई है 2020 से कह लो या 2019 के बाद कह लो? एक्चुअली एडवांसमेंट की अगर बात करें ना, तो ये सारी एडवांसमेंट जो हो रही है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है। ओके। मतलब schools are shifting from ways of using handmade teaching learning material to technology. These technology only can't shift anything in education. Education is actually about imagination, feelings, connect. तो अभी अभी स्पेशली इन इंडिया, एक्सेप्ट फ्यू स्कूल्स, वी आर नॉट इन अ स्टेज जहां हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ओवरवेलमिंग ज़्यादा है ये, मतलब सो मेनी थिंग्स आर कमिंग इन स्कूल्स कि टीचर्स आर नॉट एबल टू कोप अप, उससे टीचर बर्नआउट शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी इज अफेक्टिंग वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, एंड इट इज हेल्पिंग देम ग्रो। लाइक सर, तो वो स्टूडेंट्स जो जो है, या प्लीज कंटिन्यू। मतलब अडेप्टेबिलिटी इज स्टिल अ कंसर्न। ओके। लाइक हमारे टाइम पे सर, जब मैंने 2020 में पास आउट हुआ था, सो तब तक मेरे ख्याल से स्मार्ट बोर्ड्स आ गए थे। स्मार्ट बोर्ड्स में भी बस वही कि वो जो पेन होता था उसमें टीचर्स वगैरह यूज़ करते थे, एक स्पेसिफिक एक एड्यू टाइप उन्होंने एक एंटरटेनिंग वे में या फिर इंफोटेनमेंट वे में एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया था। लाइक जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या फिर उसी चैप्टर के रिलेटेड थोड़ा एनिमेशन बना दिया, वो वाली सारी चीज़ें आ गई थी। बट मेरा सर ये कंसर्न है कि सर अब जैसे टियर 3 टियर 2 सिटीज़ के अंदर जो स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे इसका क्या वो रहा है, एडवांसमेंट हुआ है या फिर वही का वही चल रहा है? उन्होंने भी नहीं नहीं, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है, बट एडॉप्शन इज नॉट, एडॉप्शन दो तरह से होती है। एक, आई एम वेरी फेमिलियर टू इट, आई नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड इज बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, आई हैव टू डू इट, एंड आई स्टार्ट डूइंग इट विदाउट नोइंग द इम्पैक्ट। तो ये सेकेंड स्टेज वाली एडॉप्शन तो हर जगह हो गई है, क्योंकि कंपटीशन है। सबने स्मार्ट क्लासरूम नहीं बनाए, लेकिन पेरेंट इज आस्किंग फॉर स्मार्ट क्लासरूम्स, तो मैंने एक हॉल में एक स्मार्ट बोर्ड लगा दिया, एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग इन माय ब्रोशर दैट वी हैव स्मार्ट क्लासरूम्स। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। लाइक टू गेट द अटेंशन कि स्कूल्स वगैरह के अंदर जो पम्पलेट्स वगैरह बटते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए,
सो उसके अंदर वो शोकेस करने के लिए ज़्यादातर। हमारे यहाँ ना अगर तुम स्कूल्स देखो, मतलब मैं स्कूल्स स्कूल्स को तीन कैटेगरी में बांटता हूँ। ओके। एक कैटेगरी वो है जो जो क्रीम एलीट स्कूल्स हैं विच आर इन मेट्रोज, who know technology, who have trained teachers, who pay them well. They are very clear with their vision. हम्म। Their curriculum is student centered. So whenever a new thing come, they are the one who pilot those things. They are हाँ। the schools who are implementing these things successfully. उनका फर्क भी पड़ रहा है, उनसे उनके बच्चों को फायदा भी हो रहा है। सेकंड स्टेज के वो स्कूल्स हैं, इसका नंबर शायद मैक्सिमम होगा, 70-75% ऑफ द स्कूल्स आर ऑफ दिस कैटेगरी, जो हर वो हम्म। चीज जो आसपास आती है, बिकॉज दे आर फोकस्ड इनटू गेटिंग एनरोलमेंट नंबर्स, बीइंग फाइनेंशियली वाइबल, दे कीप ऑन अडॉप्टिंग थिंग्स। जो आ रहा है मार्केट में वो उसको ले लेंगे। एक चीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाते वो सक्सेसफुली, उससे कोई रिजल्ट इंप्रूव नहीं होते, दे टेक अप अनदर थिंग। एंड देन कम द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल्स जहां मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी चाल पे चलते जाते हैं। They are the old traditional schools and they'll keep on going like that. They have a audience of themselves. उनका एक अलग सा ऑडियंस है जो उनके साथ जुड़ा रहेगा। हम्म। सर इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, ये जो चैट जीपीटी आ गया है, जो भी एआई फीचर्स हैं अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आपने क्या देखा है सर कि एनी मतलब इसको गलत तरीके से स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं इन एजुकेशन? गलत तरीका तो नहीं कहेंगे, मतलब दे डू टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी फॉर एवरीथिंग। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा, वो पहले हम्म। गूगल यूज करते थे, अब चैट जीपीटी यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग आंसर्स, फॉर राइटिंग थिंग्स। मतलब ऑब्वियसली व्हेन दे आर फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दे विल डिपेंड ऑन चैट जीपीटी। जब वो उसी के सहारे रहेंगे तो उनका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, उनकी इमेजिनेशन खत्म हो जाएगी, उनकी जो वोकैबुलरी बननी थी वही नहीं बनेगी। चैट जीपीटी इज ए टूल। मेरे को चैट जीपीटी की हेल्प वहां लेनी चाहिए जहां मुझे लगता है कि आई एम स्टक, आई हैव गॉट आइडियाज, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेट्स फाइंड आउट व्हाट कैन बी द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। हम्म। हाँ, मतलब जैसे मोबाइल के साथ हुआ है ना कि हम मोबाइल के गुलाम हो गए, हाँ। है ना, जबकि वो एक टूल था जिसको अगर मैं प्रोडक्टिवली यूज करता तो मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने उस पर इतना समय देना शुरू किया बेवजह कि मेरा समय किल होना शुरू हो गया और मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। सिमिलरली वी आर गोइंग विद एआई। इफ वी हाँ यूज इट एज ए टूल, बच्चे भी इसको सही तरीके से यूज करें तो शायद उनको बहुत फायदा हो, बट बिकॉज दे स्टार्ट यूजिंग शॉर्टकट्स, लुकिंग फॉर हाँ। स्मॉल विंस, तो ये उन्हें स्पॉइल कर देगा। या सर आई थिंक यू हैव रेज्ड अ वेरी सीरियस कंसर्निंग थिंग कि क्रिएटिविटी एंड जहाँ पे बात आती है आप खुद का ब्रेन यूज़ करना, वहाँ पर वो चैट जीपीटी इंटीग्रेट कर देते हैं एंड बच्चों का जो है वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले आइडियाज़ और जो क्रिएटिविटी लेवल है वो वहाँ पे डिमिनिश हो जाता है। तो आई गेस यहाँ पे पेरेंट्स जो है वहाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है कि हर बात पे चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना होता, अपना खुद का दिमाग लगाइए एंड मैनुअली चीज़ों को सर्च रिसर्च करके इम्प्लीमेंट करिए। जी, पेरेंट्स तो एवरीवेयर। एक छोटा सा ना मैं तुम्हें, एवरी पेरेंट शुड डू अ इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अगर साल भर का मैं टाइम कैलकुलेट करूं जो एक बच्चा स्कूल में बिताता है, इट कम्स डाउन टू बी अराउंड 18% ऑफ द टाइम। मतलब 82% टाइम अभी भी बच्चा अपने घर पे है। मतलब अगर इफ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ वर्किंग डेज, इट इज अराउंड 200-220 इन अ स्कूल, 6 hours a डे। वो सब अगर कैलकुलेट करो तो 18% से ज्यादा समय नहीं बिता रहा। तो आप उस 18% में चाह रहे हो कि आपका बच्चा सारा कुछ सीख के सक्सेसफुल हो जाए विदाउट डूइंग एनीथिंग इन दैट 82% ऑफ द टाइम। 82% का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेट ओनस पेरेंट्स पे ही आता है। और किसी भी बच्चे का सक्सेस जो होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द पेरेंट, द स्कूल एंड द कम्युनिटी। जब तक ये तीनों स्टेक होल्डर्स एक ही विजन के साथ काम नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। और हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हर कोई अपना राग अलाप रहा है। स्कूल अपने फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, पेरेंट की अपनी सोच है, कम्युनिटी कहीं और जा रही है। तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक, बिकॉज दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू इवॉल्व द राइट सिस्टम्स फॉर लर्निंग। हमारे यहाँ करिकुलम्स बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में बहुत इंप्रूव हो गया है, बट वो
एक विजन वाला जो गैप है ना, वो बच्चों को कहीं नहीं पहुंचने देता। अगर हम जैसे ये बात करें सर, जैसे आपने स्कूल्स का डिनोट करा कि अगर ऐसा देखें कि बहुत ज़्यादा क्रीमी बच्चे कह लो, या फिर जो बहुत ज़्यादा है ना, जो क्लास में होते हैं उसके अगली क्लास का पढ़ने लग जाते हैं, या फिर हर चीज़ में थोड़ा बहुत वो अपस्केल हो जाते हैं ऑलरेडी, जो कि टीयर 1 स्कूल्स कह लो आप। और जो टीयर 3 टीयर 2 वाले जो स्कूल्स होते हैं, जो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो होते हैं, एंड थोड़ा एडवांसमेंट वहाँ पे कम होता है। क्या लगता है सर, अभी 2025 चल रहा है, एंड क्या चीज़ अभी भी लैक कर रही है कि अगर वो टीयर 3 टीयर 2 वाले स्कूल्स भी अगर एडवांसमेंट या फिर ऐसे करिकुलम में चीज़ें इम्प्रोवाइज कर लें, तो अ, ये जो गैप है कि मतलब वो जो क्रीमी बच्चा है उसको वो चैलेंज कर पाए? नहीं, ये गैप स्कूल्स की वजह से नहीं है। मतलब आई ओके। अगेन कम डाउन टू द सेम थिंग। आज भी अगर मैं बहुत रूरल और सेमी अर्बन स्कूल्स में काम करता हूँ, हम्म। वहां पे अगर स्कूल का बच्चा कॉपी में कोई काम किए बिना घर चला जाए, तो पेरेंट को होता है आज स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। तो बिकॉज पेरेंट इज आस्किंग सच थिंग्स। अब अगर स्कूल बच्चों को ओरल ड्रिल्स दे रहा है ना, उन्हें उन्हें कोई एक्टिविटीज करा रहा है, तो वो चीजें नोटबुक में नहीं जा सकती। But parents start questioning those things, so the school come back to the same track which parent is asking, because they don't want to lose admission. तो जब तक पेरेंट नहीं बदलेगा, तब तक स्कूल कैसे बदलेगा? है ना, पेरेंट को भी वो एडवांसमेंट सोच, मतलब आई डू टेक पेरेंटिंग सेशन में उनसे, वहां पेरेंट से पूछता हूं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ बदला पिछले 5 साल में, 10 साल में? आपका वो छोटा सा फोन होता था, आप सबके पास आज की डेट में टच स्क्रीन है ना, तो यू हैव चेंज्ड विद टाइम। बट व्हाट अबाउट एजुकेशन? आपके टाइम में भी क्लास में टीचर आता था, बोर्ड पे लिखता था, लेक्चर देता था, आप नोटबुक में लिखते थे, कुछ दिनों में टेस्ट होता था, नंबर दिए जाते थे। आज भी वही हो रहा है। बोर्ड पे ना लिखने की बजाय मैंने स्मार्ट बोर्ड पे दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सीखा कैसे जा रहा है? कोई उन्हें कुछ बता रहा है, वो उसको याद रख रहे हैं, फिर उसी का टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके नंबर दे दिए जाएंगे। दिस इज नॉट एजुकेशन। वी आर नॉट लेटिंग स्टूडेंट्स थिंक। उन्हें सोचना सिखाना, उन्हें डिसीजन लेना सिखाना, उनकी क्रिएटिविटी। मतलब अगर कोई बच्चा कहता है कि घास लाल है, तो बजाय इसके कि मैं उसको डांटना शुरू कर दूं कि तेरे को ये भी नहीं पता कि घास हरी होती है, लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज ही इमेजिनिंग। आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता जी वीडियो पे हम बात कर सकते हैं, तो हम तो उसको भी पागल कहते। किसी ने इमेजिन किया, तभी आज वो हो पाया। तो हम बच्चों को इमेजिन कहाँ करने देते हैं ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही है, उसी तरीके से लिखना है। हाँ, तो दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। वो चाहे शहर का टीयर 1 टीयर 2, वहां भी जो बच्चे एक्सेल कर रहे हैं ना, देखो, तुम कोई स्कूल ले लो, वेदर इट इज अ टीयर 1 टीयर 2 एलीट स्कूल, वेदर इट इज अ मिडिल क्लास टाइप ऑफ स्कूल, वेदर इट इज ए रूरल बैकग्राउंड, वेदर इट इज ए गवर्नमेंट स्कूल, वो किसी भी लेवल पे है, हर स्कूल से तुम्हें सक्सेसफुल बच्चे भी मिलेंगे, और हर स्कूल से तुम्हें फेलियर्स भी मिलेंगे, फेलियर ड्रॉप आउट्स भी मिलेंगे। तो इट इज नॉट basically depending on the school culture, it is how that school culture is affecting the child। वो उसको इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, या डीमोटिवेट कर रहा है। क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, तो वो उसको अलग इफेक्ट करता है। तो जो मोटिवेट हो जाता है, जो सेल्फ लर्निंग मोड में चला जाता है, वो जहां भी बैठा है वो एफर्ट डालना शुरू कर देता है, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीख जाता है। वो कहाँ बैठा है इससे फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में इफ आई वांट टू लर्न, आई एम सिटिंग इन ए रूरल एरिया एंड आई नो दैट दिस इज व्हाट आई रिक्वायर फॉर माय करियर, तो मेरे पास एक्सेस है ना, इंटरनेट का एक्सेस है, सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पड़ी है, मैं सब कुछ सीख सकता हूं। तो ये स्कूल का तो दायरा है ही नहीं ना। तो competing with tier 1 tier 2, there can be a 10% difference in quality of delivery। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो हो सकता है रूरल वाले को एफर्ट ज्यादा डालनी पड़े, क्योंकि एक्सपोजर वो नहीं है। राइट सर, आई एग्री विद यू सर। मतलब जैसे जो इंडिविजुअल लेवल पे अपस्केल करना चाहता है, उसको फिगर आउट हो गया कि यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल नहीं रहा है, बट ही इज़ अवेयर कि मतलब एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर करके भी वो चीज़ें सीख सकता है। तो स्कूल में जो मैटर करता है ना, वो ये सारी चीजें नहीं है, वो है कल्चर। अगर वो कल्चर किसी छोटे स्कूल में भी आ जाएगा, तो स्कूल के सारे बच्चे बेटर हो जाएंगे, बिकॉज देयर द एनवायरमेंट इज गुड। टीचर उनको मोटिवेट कर रहा है,
हर चीज में उनकी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है, वो जो पूछ रहे हैं उसके आंसर्स ढूंढ के दे रहा है. इट इज नॉट अबाउट यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अबाउट क्रिएटिंग मीनिंग इन एजुकेशन. बच्चों को तो पता ही नहीं होता. मेरे से भी पूछो तो, जब मैंने स्कूलिंग शुरू की थी, मेरे को किसी ने ये थोड़ी बताया था कि मैं स्कूलिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों स्कूल जा रहा हूँ. कोई मोटिव नहीं था ना उस समय. तो बस ये था पढ़ना पड़ता है, आगे इसी से हम करियर बनाएंगे. और मेरे टाइम पे तो देर वर हार्डली एनी करियर. नॉन मेडिकल और मेडिकल होता था, कॉमर्स भी बाद में आया, तो चॉइस ही दो थी. थिंग्स हैव चेंज, दे आर राइट. मूविंग इन रूरल एरियाज एज वेल, बट स्टिल आई फील कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कल्चर पे. और कल्चर जैसे चेंज होगा, स्कूल में टीचर का खुश होना बहुत ज़रूरी है. अगर टीचर खुश है तभी बच्चा खुश होकर पढ़ेगा. लर्निंग कभी भी ना डर में नहीं की जाती. इफ आई हैव सम काइंड ऑफ फियर, इफ आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग, मेरे सामने जो भी बोला जा रहा है वो मुझे देर तक याद नहीं रहने वाला. ठीक है, लेकिन अगर मुझे जो दिया जा रहा है उसमें मुझे मजा आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है, तो सारी उम्र याद रहेगा. तो अगर टीचर खुश है तो बच्चा खुश है, बच्चा खुश है तो पेरेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, हम्म. पेरेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा तो स्कूल का और पेरेंट का कम्युनिकेशन ओपन होगा. हाँ. टसल नहीं ना होगी उनमें. आज की हम्म. डेट में तो बहुत सारे पेरेंट्स का बच्चा जहां पढ़ रहा होता है, उन पेरेंट्स को वो स्कूल ही नहीं अच्छा लग रहा होता. हम्म. और क्योंकि वो घर में शायद बच्चे के सामने कभी स्कूल की नेगेटिव बात कर लेते हैं, तो वो स्कूल, बच्चे को भी स्कूल नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है. और जो चीज बच्चे को अच्छी नहीं लग रही, वहां से वो कुछ नहीं सीख सकता. हम्म. तो इट इज बेसिकली द कल्चर. राइट सर, एग्री एग्री. बट सर, जब उनको, जैसे मैंने अपने टाइम पे भी देखा था, एंड अभी भी मेरे जो नेफ्यूज़ वगैरह हैं जो कि थर्ड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, एट्थ स्टैंडर्ड में है सर, अभी भी वही मेरे ख्याल से, जैसे कह सकते हैं थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रट्टा हमारी जो चीज़ है वो अभी भी चल ही रही है सर. जैसे कि ना, अब जैसे टीचर्स को ये पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि थोड़े बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स अभी भी स्कूल करिकुलम में हैं जो कि आगे फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं आने वाले हैं. अब आप सर देख सकते हैं कि जैसे जॉब पर्सपेक्टिव में भी स्किल्स आर मोर प्रेफर्ड रादर देन कि यस. डिग्रीज वगैरह देख रहे हैं. ठीक है, स्किल यस. सेट पे ज़्यादा काम नहीं करा जा रहा है. एंड डिस्पाइट नोइंग दैट फैक्ट, टीचर्स भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर कि भाई जो स्टूडेंट है उसको ओरल ड्रिल, जैसे आपने बताया, ओरल कम्युनिकेशन, जो भी टास्क वगैरह आते हैं स्कूल्स के अंदर, जो इवेंट्स वगैरह आते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन करना, मोर लाइकली वो सिर्फ एनुअल फंक्शन पे ही टिके हुए हैं सर, कि सिर्फ डांस परफॉर्मेंस देनी है, ड्रामा करना है, इन सारी चीज़ों में इंगेज्ड है. तो इस पे क्या कहना है सर, टीचर्स की जो एंग्रेव कर रखा है ये कि यही जो चल रहा है वो चलने दो, या फिर कैसे इनको इवॉल्व करना चाहिए? नहीं, ये जो रोट लर्निंग है ना, मैंने बताया, ये अल्टीमेटली पेरेंट्स से आ रही है. हम बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, जिसमें कलेबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को चाहिए, क्योंकि आने वाले करियर ही वो हैं. है ना, मतलब जो करियर मैं आज सोचूंगा, हो सकता है 5 साल बाद वो बचे ही ना, बिकॉज चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं. तो टीचर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते ना. इट इज, दे कैन मेक पेरेंट्स अवेयर, parents can stand by them, then they can start initiating those things. They can't go alone. अब अगर मैं कहूँ तो एनईपी बात ही स्किल्स की कर रही है, वोकेशनल सब्जेक्ट शुरू किए हैं, स्किल सेट शुरू किए हैं, लेकिन कितने परसेंट स्कूल्स उनको अडॉप्ट कर पाए हैं अभी तक? दे आर वेरी फ्यू. और वो भी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बोर्ड इज आस्किंग देम टू डू इट. इंटेंशंस बहुत मायने रखती हैं. Am as a school, I am concerned about giving the right thing to the child, or I am just uh, going to complete the syllabus for the year. ये दोनों में बड़ा फर्क है. तो ज़्यादातर टीचर्स जो क्लास में जाती हैं उन पे प्रेशर है सिलेबस का, बिकॉज देयर आर डेडलाइंस. वो टेस्ट आगे कंडक्ट होना है, टेस्ट के बाद एग्जाम्स आ जाने हैं, है ना, टेस्ट से पहले रिवीजन भी करानी है. टाइम वही है, उनको वही 30-35 मिनट का पीरियड मिलेगा. तो ये एक ओवरहॉल होने की जरूरत है ना सिस्टम का. जस्ट बाय गिविंग सर्टन न्यू थिंग्स विदाउट टचिंग द एंटायर सेटअप ऑफ द डे,
we can't bring that results which we want. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ मैं तुम्हें बताऊं, आई वर्क विद 100+ स्कूल्स एंड आई हैव सीन टीचर जो ये सब होने के बावजूद भी बच्चों को वो सब दे रहे हैं जो उन्हें आज की डेट में मिलना चाहिए. वो जैसे टीचर्स, दे आर द, मतलब व्हेन दे विल गो इनटू द क्लास, दे विल नॉट, मतलब आई हैव सीन टीचर्स हु आर टीचिंग मैथ्स एंड दे आर अवेयर कि जब तक बच्चा अपने हाथ से सम बिना हेल्प के नहीं निकाल लेगा उसे नहीं आएगा, तो वो कभी भी बोर्ड पे सम सॉल्व करते नहीं मिलेंगे, है ना. दे विल बी टेस्टिंग स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ सम्स. ये भी नहीं है हर क्लास को एक ही दे दिया. अगर एक बच्चे का लेवल लो है, he is not as good as another child in the class, they'll be taking two different set of worksheets in the class to give them for practice. तो इसको हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग भी कहते हैं ना. क्लास में जाना और हर बच्चे को उसके लेवल पे काम देना. तो ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे. और मैंने ये देखा है कि एक ही क्लास के बच्चे वो दो टीचर्स को दो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. मतलब एक टीचर क्लास में जाएगा, उसको पढ़ाने ही नहीं देंगे, और उसी क्लास में एक दूसरा टीचर जाएगा, वो जब पढ़ा रहा हो चुप करके सब सुन रहे होंगे, एंगेज भी वो कर रहे होंगे, उन्हें मजा भी आ रहा होगा. तब उन दोनों टीचर्स में क्या फर्क है? एक पैशनेट है बच्चों को कुछ देने के लिए और दूसरा नौकरी कर रहा है, उसको जाना है और सिलेबस खत्म करना है. तो यहां भी जो डिलीवर कर रहा है उसकी इंटेंशंस मायने रखती हैं कि वो किस सोच के साथ जा रहा है. यस सर, आई गेस मैं थोड़ा ये वाला पर्सपेक्टिव भी बताना चाहूँगा फॉर द ऑडियंस एंड कि मतलब पर्सनली मैंने एनकाउंटर भी करा है, देखा भी है कि मतलब पेरेंट्स ना, मतलब जैसे आपने बताया कि टीचर्स को भी कैलिब्रेट होने की ज़रूरत है, साथ साथ पेरेंट्स को भी, क्योंकि कोलैबोरेटिव मैनर के अंदर ही टीचिंग्स होनी चाहिए. अब सर जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा कि पेरेंट्स आर मोर कंसर्न अबाउट मार्क्स, कि भाई हम पैसा दे रहे हैं तो मार्क्स भी आने चाहिए ना, हम इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, लाखों रुपए क्वार्टरली फीस जा रही है, बट दे आर नॉट अवेयर कि आगे तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, जॉब पर्सपेक्टिव पूरा अलग चेंज हो चुका है, एआई इंटीग्रेट हो गया है, जो स्किल सेट रिक्वायरमेंट है वो अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ज़्यादा हो गई हैं. तो ये वाले चीज़ों के अंदर वो अवेयर नहीं है. आई गेस वहाँ पर भी अगर वो गैप फिल हो जाए तो आई गेस वो उस तरीके से कैलिब्रेट कर सकते हैं अपने बच्चे को. नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं ना. पेरेंट को समझ आता है. हम लोगों को ना सही चीजें सबको पता होती हैं, हाँ. लेकिन हम कर नहीं पाते. अब सबको पता होगा कि सुबह जल्दी उठने के बहुत फायदे हैं. कितने लोग उठ पाते हैं? फ्यू. हाँ, तो इवन पेरेंट्स आर अवेयर व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. मतलब पेरेंट को पता है कि अगर उनके बच्चे को मैं कॉपी पेन लेके स्कूटर चलाना सिखाऊं, प्रैक्टिस भी दूं और पेपर भी ले लूं और वो 100% मार्क्स के साथ पास हो, तो पेरेंट उसको चाबी नहीं देगा गाड़ी चलाने के लिए, है ना. लेकिन स्कूल में वो यही चाहता है कि आप ऐसे ही सिखाओ. राइट. पेरेंट नो द डिफरेंस. पर शायद हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम इतने फास्ट हो गए हैं, सोसाइटी का इतना प्रेशर है, हमें बच्चे की एजुकेशन से ये ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को दिखाऊं कि वो कितना अच्छा है. शर्मा जी का बेटा इतना पैसा इतना मार्क्स ला रहा है. यस. दैट प्रेशर, राइट. वो सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. कंपैरिजन. मतलब अगर 4 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं तो जो सबसे आगे जा रहा है वो सबको देख के दौड़ सकता है. अगर वो देखे बाकी कहाँ हैं तो कभी रेस नहीं जीतेगा ना. ही हैज टू गिव हिज बेस्ट शॉट. उसको अपनी स्पीड पे दौड़ना है, पता नहीं कितनों को पीछे छोड़ देगा. सेम थिंग अप्लाइज इन स्कूल आल्सो. वट एवर स्किल्स आई हैव, इफ आई वर्क ऑन दो स्किल्स विदाउट कंपेयरिंग इट विद अदर्स, तो अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा उससे अच्छा तो मैं दे ही नहीं सकता. तो मैं बेस्ट दूंगा तो मैं पता नहीं कितना आगे निकल जाऊंगा. पर जब मैं दूसरों को देखने लगा हुआ हूं, उनके हिसाब से चलने लगा हूं, तो मैं कहीं नहीं पहुंचता. और ये सारा प्रेशर कहां से आ रहा है? ये पेरेंट्स से आ रहा है और इनडायरेक्टली सोसाइटी से आ रहा है. कि हर बच्चे को अच्छा करियर देने के लिए ना, उस बच्चे में बचपन से लेकर करियर की एज तक एक ऐसी स्किल ढूंढने की जरूरत है जिसमें वो अच्छा है और जो करने में उसे मजा आता है. उसकी जिंदगी बन जाएगी. तो हम इतने साल स्कूल में छोड़ देते हैं, फिर भी नहीं ढूंढ पाते. मतलब एक बच्चा जो लेट्स से कि ही जॉइंस द स्कूल इन नर्सरी एंड इफ
द स्कूल लेबल्स हिम एज स्लो लर्नर, वो स्कूल में 4-5 साल 10 साल पढ़ता रहेगा और बेचारा स्लो ही रहेगा। हर 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 रिजल्ट पे बस उसको वो सुनने को ही मिलेगा कि ये करता कुछ नहीं है जी, ये पढ़ता कुछ नहीं है जी। उसको एक ऐसा टीचर नहीं मिलता जो उसको उसके ब्लॉक से बाहर निकाल के एवरेज वाले कैटेगरी में ले आए, फिर उसको इम्प्रूव करके अच्छे में ले आए। इट इज अ लॉन्ग टाइम। तो दैट इज वेयर वी नीड टू थिंक एंड वर्क। ये कोई नहीं सोचता। राइट। इसको मतलब अगर मेरे को बच्चे की एडमिशन करानी है, क्या मैं स्कूल जाके देख सकता हूँ कि हर क्लास में कितने स्लो लर्नर्स हैं? स्कूल से पूछू ना कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 हैं। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो चलते नहीं है? हर साल कितने बच्चे आपके स्कूल छोड़ जाते हैं? हाँ। राइट। मतलब ये वो बच्चे हैं जिन पे कोई काम ही नहीं करता। तो फिर आप काम किस पे हम्म। करते हो? अच्छे बच्चों पे। अच्छे बच्चे तो वैसे ही आप ना काम करो तो टीचर से जान खा के सीख लेंगे, क्योंकि या तो वो हम्म। बच्चे जागे हुए हैं या उनके माँ बाप जागे हुए हैं। राइट। उनको टीचर चाहिए ही नहीं, वो अपने आप सीख लेंगे। तो जहां आपको एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों पे काम करने की जरूरत है, और वहां अगर वो छोड़ छोड़ के स्कूल जंप कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट द राइट स्कूल फॉर मी। हम्म। हाँ, तो पेरेंट सही क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा, तभी एजुकेशन सिस्टम से सही जवाब आएंगे। कंटिन्यूस मॉनिटराइजेशन, मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपैरिजन ऑफ स्कूल। स्कूल में अगर आप एडमिशन के टाइम पे जा रहे हो और आपको दिख रहा है कि टीचर्स भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट एंजॉइंग, तो दैट स्कूल डजंट हैव द राइट एनवायरनमेंट। और एक जगह सब सब टीचर आराम से आपको दिखते हैं, खुश हो रहे हैं, आपको बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं, अटेंड करते हैं, आपकी सारी बातें सुनते हैं, फिर अपने सॉल्यूशंस देते हैं, आपको जो चाहिए वो दिखाते हैं। तो these are different kind of environments in schools. You have to choose the right one. मतलब इतने स्कूल इतना पैसा खर्चते हैं मार्केटिंग और एडमिशन्स के लिए। मैंने भी बड़ी गलतियां की शुरू में। मैं बड़ा मार्केटिंग पे काम करता था जब स्कूल ग्रोथ की बारी आती थी, बट मैंने एक चीज जो सीखी है कि इट इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, इट इज अबाउट मीनिंग। जो आपने अपने ब्रोशर्स में लिखा हुआ है, जो कुछ आप एड्स में डालते हो, जब पेरेंट वॉक इन करता है, अगर आपके कॉरिडोर्स में वो चीजें नहीं दिखती तो कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपके कॉरिडोर्स में वो सब है कि आप टीचर खुश दिखती है उसे, बच्चे एंगेज करते दिखते हैं पेरेंट को, कॉन्फिडेंटली बच्चा आगे कुछ पूछता है, तो दीज आर द राइट सिग्नल्स फॉर द राइट काइंड ऑफ स्कूल। पेरेंट्स को इससे फर्क पड़ता है, कहानियों से फर्क पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता। क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा है या एलईडी लगा है, इट डजेंट मैटर इफ माई चाइल्ड स्पीक्स वेल, ही रीड्स वेल। तो these are some focus areas. So if parents start comparing schools on these terms, things will start improving. टीचर्स को तो स्कूल्स को काम करना पड़ेगा बच्चों पे। सर, इफ़ आई टॉक मेजरली अबाउट, ऐसा मतलब जो अभी लोग देख भी रहे हैं वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि अभी भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सर स्कूल करिकुलम में जिनका आगे आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा यूसेज नहीं है। लाइक संस्कृत अभी भी चल रही है एंड दोज अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जिसका कोई यूज़ केसेस है नहीं। तो अभी भी करिकुलम में ये सब चीज़ें क्या हैं, इंस्टेड ऑफ वो क्यों ना फाइनेंशियल लिटरेसी वाले सब्जेक्ट्स इंक्लूड करें, क्यों ना शेयर मार्केट के बारे में बताया जाए, क्यों ना ऐसी चीज़ें के बारे में बताया जाए जो कि हम कॉलेज के बाद सीखते हैं। वो फिगर आउट कॉलेज के बाद हो पाती है हमें, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में घुसते हैं। अभी तो हम पूरे सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि पेरेंट्स ने बनाया हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं इंक्लूड हो रही है अभी तक? नहीं, अभी कुछ चीज़ें तो उन्होंने इंक्लूड हुई हैं। अभी जो एनईपी आई है उसमें हेल्थ एंड वेलनेस भी उन्होंने ऐड कर दी है, देयर इज़ अ करिकुलम बीइंग गिवन। फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी सिलेबस आ गया हुआ है। लेकिन ये ओके। जो तुम एक जगह जहां मैं एग्री नहीं करता कि कुछ चीज़ें जो तुम कह रहे हो कि ये नहीं होनी चाहिए, यूजलेस हैं। 10वीं तक का जो सिलेबस होता है ना, 10th हाँ तक, हाँ। अब 10th तक बच्चा कहे जी मैंने तो मैथ में आगे करियर ही नहीं बनाना, मुझे मैथ क्यों पढ़ा रहे हो? 10th तक वो मैथ पढ़ाया जा रहा है जो हर किसी को यूज करना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलेशंस। ओके। 10वीं तक का सिलेबस ये देख के बनाया जाता है कि हर इंसान को जिंदगी में जो उस सब्जेक्ट के बेसिक्स चाहिए उतने हम्म। उसको दिए जाएं। अब ज्योग्राफी कहाँ यूज करते हो आप? अरे करते हैं। मेरे को वेदर का पता चलता है, मुझे राइट राइट। डेमोग्राफी का पता चलता है ना, वो कैसे प्रेडिक्ट करनी है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश हो रही है, कहाँ से हो रही है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम टच करते हैं जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन पढ़ी उस समय थी।
हम्म हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि हमारा कल्चर क्या था, हम उनमें से कौन सी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कौन सी छोड़ देंगे। हम उससे नेगेटिव चीज़ें भी लेते हैं और पॉजिटिव भी लेते हैं। नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि हम ये रिपीट ना करें, ये गलतियां हैं, हम्म तो इससे भी सीखा जा रहा है। संस्कृत, सारा तुम्हारा आईटी इज बेस्ड ऑन संस्कृत। तो ऐसा नहीं है ये पुरानी चीज़ें, ये तो हमारा कल्चर है, इसको तो लेके हम्म चलना पड़ेगा। हमने जहां जहां वेस्टर्नाइजेशन की है, हमने वहां वहां मार खाई है। हमने वेस्टर्न खाना उठा लिया तो बीमारियां शुरू हो गई। जब तक हम अपना खा रहे थे तो कोई तकलीफ नहीं थी ना। वो हम्म हमारे हमारे एरिया, हमारे यहाँ जो होता था प्रोड्यूस, वो हम खा रहे थे, सही टाइम पे खा रहे थे, है ना। 12-1 बजे हम कभी नहीं सोए जब हम स्कूल्स में थे। 6-7 बजे तक डिनर हो जाता था, रात रात से ज़्यादा 8-9 बजे थोड़ी देर टीवी देख के सो जाते थे। तो दैट, व्हेन वी अडॉप्टेड समथिंग विच वाज नॉट मेंट फॉर अस, वहां गड़बड़ शुरू हुई ना। तो हमें भी करिकुलम और चीज़ें वहां से नहीं लेनी। वहां से अगर हमें देखना है तो ये देखें कि वहां के लोग, अगर वहां हमें लगता है कि बच्चा जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, सब लोग, मतलब करियर का कोई इशू नहीं है, तो इसको हमें कंपेयर करना है उन चीज़ों से। इंडिया की पॉपुलेशन 50 कंट्रीज की पॉपुलेशन के बराबर होगी। हम्म इतनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वो सब देना जो वो कंट्रीज दे रहे हैं, जहाँ वो एक चौथाई या एक 10वीं पॉपुलेशन है, वी कांट कंपेयर टू। इस तरह के दो चीज़ों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बच्चों की जिम्मेवारी माँ बाप की नहीं है ना। अराउंड 14 ईयर्स ऑफ एज उनको छोड़ दिया जाता है। एक हम्म छोटे बच्चे को भी माँ बाप डांट नहीं सकते। मतलब वो कंट्रीज ये मानते हैं कि वो जो बच्चा है वो उनका नहीं, पेरेंट का नहीं है, वो उस कंट्री का बच्चा है। दे विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। हम्म और इसलिए क्योंकि वो बच्चे को छोड़ देते हैं, वहाँ करिकुलम भी ऐसा है जहाँ वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना सीखे, वो चीज़ें एक्सप्लोर करे जो उसे अच्छी लगती हैं। तो वो सिस्टम हमने अडॉप्ट कर लिया है। मतलब एनईपी में वो भी आ गया है, जहाँ माइनर मेजर, जहाँ कॉम्बिनेशन है, वो मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स वाली कहानी नहीं रही। अ चाइल्ड कैन लर्न फिजिक्स एज वेल एज म्यूजिक। एनईपी सेज ही कैन ऑप्ट फॉर एनी 2 सब्जेक्ट्स। एक को मेजर ले लेगा, एक को माइनर ले लेगा, जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, और दोनों में से किसी एक पे वो करियर बना लेगा। तो अभी हम ओके सही चीज़ कर रहे हैं, जो हमें वहाँ से लेना चाहिए उतना ही ले रहे हैं। ओके बाकी अपनी चीज़ें ऐड करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 10वीं तक जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बेकार नहीं है, वो हमारे कहीं ना कहीं काम आ करेक्ट रहा है। हम रियलाइज़ नहीं हम्म करते क्योंकि हमें लगता है वो चीज़ें हमें वैसे ही आती हैं, जबकि हमने सीखा उसी से होता है। अब वो दादा हम्म दादी नाना नानी पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, जब से ये बंद हुई हैं तब से बच्चे बिगड़ने लग गए। हम्म मॉरल वैल्यूज वहां से आती थी। और जब आप किसी बच्चे को पिन पॉइंट करते हो कि तू गलत कर रहा है, तू ऐसा कर, वो कभी नहीं सुधरता। लेकिन जब वो किसी तीसरे की कहानी सुनता है और उसका इफेक्ट देखता है कि वो गलत था, वो सही था, देन ही लर्न्स इट। हम्म हाँ, तो हमारा सिस्टम सही है, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और अब चॉइस दी जा रही है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो हर बोर्ड आपको चॉइस देता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। एक आधी ज़रूरी कर देंगे, एक आधी ऑप्शनल कर देंगे। हम्म और हमें कितने साल पढ़नी है? 10वीं तक ही पढ़नी है ना, तो वो दैट इज़ बेसिक्स। हाँ ओके सर जैसे आपने एक्नॉलेज करा कि बाहर से हम जो चीज़ें ले रहे हैं, लाइक आपने एक्नॉलेज करा कि जो 14-15 ईयर्स के जब वहाँ पर हो जाते हैं, लाइक यूएस का अगर हम एग्जांपल लें, तो बच्चों को रियल वर्ल्ड के अंदर एंट्री करवा देते हो कि खुद से खुद करो। सो हम ऐसा क्या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 14-15 साल के अंदर वो लोग कमाने लग जाते हैं, कोई फ्रीलांस करने लग जाता है, कोई ऐसे डोमेन करने चल जाता है जहाँ पे जैसे होटल्स वगैरह हो गए वहाँ पर चल जाता है। तो हम इस वाले कल्चर को कैसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं? आर वी नॉट ज़्यादा कंफर्टेबल, या फिर पेरेंट्स चाहते हैं कि थोड़ा उस वाले वे में उनको ट्रीट करें बच्चों को? एक्चुअली हम लोग इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ जो पेरेंटिंग है ना, वो ज़्यादातर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है। पेरेंट बच्चे को कुछ नहीं करने दे रहा, है ना। मतलब हम बच्चों को सिर्फ लेबल कर रहे हैं, और वो लेबल इतना लेबल हो जाता है कि उसका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना। ओके बच्चा हमारा, हम इंडिपेंडेंट, मतलब और पीछे चले जाओ, आज से तुम मेरे टाइम में चले जाओ। तो मेरी जो दिनचर्या थी उसमें, जब मैं स्कूल से आता था, शायद मैं अपना वो बैग बस्ता बुस्ता फेंक के, हम यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करते थे, हम खेलने चले जाते थे। और हम खूब मिट्टी में खेलते थे, और हर तरह की, हॉकी फुटबॉल तो थी, कंचे थे, गिल्ली डंडा थी,
है ना, वो सावन में पींगे डलती थी वो, मतलब एवरी डे वी यूज टू गो आउट एंड प्ले। हमारे हम्म झगड़े होते थे, हमारी लड़ाइयाँ होती थी, हम गुत्थम गुत्था होते थे, घर तो पता भी नहीं हम्म चलता था कुछ हुआ, हम उनको वहीं सुलटा लेते थे, हम्म बिकॉज दे वर नॉट ऑन आर हेड फॉर एवरीथिंग, वी वर लर्निंग स्किल्स विच आर एक्चुअली लाइफ स्किल्स। है हम्म ना, कैसे लोगों को हैंडल करना है, झगड़े में क्या डिसीजन लेना है ना, मिट्टी में खेल रहे थे तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ रहा था, हम फिजिकली हम्म एक्टिव थे तो हमारा शरीर ग्रो कर रहा था। लेकिन ये विद टाइम जब फैमिलीज छोटी होने लगी तो हमने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, और अब तो इतना ख्याल रखना शुरू कर दिया कि बच्चा डिसीजन नहीं ले रहा, पेरेंट ले जाएंगे बच्चे को कोई कपड़ा दिलाने, शर्ट दिलाने, वो बेचारा जिस शर्ट पे हाथ रखेगा ना, माँ उस पर नुक्स निकाल लेगी, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका रंग अच्छा नहीं है, वो बेचारा लेके वही आएगा जो माँ हाँ चाहती है ना, राइट लेके वो वही आएगा जो हम्म माँ चाहती है। तो हम्म मतलब वही बच्चा अगर उसके 3-4 साल बाद किसी दोस्त के साथ जाए दुकान पे, और वो दोस्त पूछ लेना यार ये शर्ट देख कैसी है, ले लूं, तो उस वो बेचारा कहेगा हाँ मेरे को तो कोई पसंद करना ही नहीं आता, मैं तेरे को क्या सलाह दूं। हाँ तो हमने उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग स्किल को किल कर दिया। हम्म और घरों में भी यही हो रहा है ना, हम सारा दिन बच्चे को टोकते रहते हैं, ये ना कर, ये ना कर, वो ना कर, इसको हाथ मत लगा, अभी खाना खा, ये खा। तो मतलब व्हाट आर वी डूइंग until unless we give them freedom of choice। अब वो बच्चे की शर्ट अगर अच्छी नहीं थी, माँ को नहीं लगा कपड़ा अच्छा था, उसको पहन के जाने दो, 4 लोग उसका मजाक बनाएंगे, उसको सारी उम्र लाइफ लेसन मिल जाएगा कि ये कपड़ा अच्छा नहीं था, मेरे को ऐसी कमीज नहीं खरीदनी। नाउ ही हैज हम्म लर्न समथिंग। तो वी आर नॉट लेटिंग चिल्ड्रन डू दिस, है ना। हर पेरेंट चाहता है बच्चा मोबाइल पे ना बैठे, लेकिन वो खुद छोड़ना नहीं चाहता ना, हम्म खुद वो स्क्रॉल भी करेगा, बच्चा बात कर रहा होगा साथ साथ फोन भी देखेगा, तो बच्चे को क्यों आप रोक पाओगे, आप कभी नहीं रोक पाओगे। इफ यू वांट कि हम्म बच्चा स्क्रीन टाइम कम करे, आपको फोन के अलावा उसे कुछ ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी जो उसको मजा आए करने में, ठीक है, देन इट इज पॉसिबल। तो डूइंग राइट थिंग्स, ये फिर घूम के सारी कहानी पेरेंट पे ही आ जाती है। राइट राइट हम्म सब कुछ घर, मतलब फर्स्ट टीचर इज द पेरेंट, सब घर से शुरू होता है। अगर पेरेंट का और बच्चे का कम्युनिकेशन ओपन है ना, अगर वो दोस्त की तरह ट्रीट करता है, तो बाहर बच्चे के साथ जो भी होगा वो आपसे शेयर करेगा बिना डरे, और अगर वो कुछ गलत भी करके आएगा तो एज ए पेरेंट मैं उसको समझा भी पाऊंगा, उसको बचा भी पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने उसको टोक डोक के अपने से दूर कर दिया और वो दोस्तों से जुड़ गया, उसके साथ बाहर कुछ गलत होगा तो उस स्टेज पे होगा जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई नेवर नो कि व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, तो इट विल बी आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो दैट कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड वो धीरे धीरे ना टूट रहा है आज की डेट में। वो बच्चा जब तक हम्म 7वीं 8वीं 9वीं में आता है, वो पेरेंट से थोड़ा कटने लग जाता है और वो बाहर लोगों बिल्कुल से जुड़ने लग जाता है। हम्म तो बाहर वाले तो शुरू से ही कटे होते हैं, उनका वो इमोशनल कनेक्ट होता ही नहीं ना, वहां कल्चर ही नहीं है। हम्म पर ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी फैमिली एक अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी सपोर्ट है इमोशनली स्ट्रांग रखने में हमें। हम लोग डिप्रेशन में ना जाएं, हम सब कुछ शेयर कर सकें, हमारे साथ लोग खड़े हों, ये बाहर नहीं होता। वो सरकार को ही देखेंगे और किसे देखेंगे। वही है सर कि सबसे पहले टीचर पेरेंट्स ही होता है, सो इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द होम लर्निंग। हाँ, यस। हम्म लर्निंग भी, स्कूल विल ऑल्सो चेंज व्हेन द पेरेंट विल चेंज। हम्म राइट हम कहते हैं ना नेता कब बदलेगा, जब वोटर वोटर सही वोट करना शुरू करेंगे, सही क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, हाँ तो वही वहां इंप्लीमेंट होगा ना। अगर राइट पेरेंट सही चीज पूछेगा तो स्कूल को वो करनी पड़ेगी, स्कूल अच्छे होने लग जाएंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे। नहीं कहे सर, लाइक ये लाइन मेरे ख्याल से जो अभी देख भी रहे हैं और सुन रहे हैं, ये लाइन सबने सुनी है सर कि पढ़ाई कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। हम्म। एंड सर 2025 चल रहा है, व्हाट्स योर टेक कि मतलब ये कॉन्वर्टेशन फॉलो करना चाहिए पेरेंट्स को, या फिर क्या चेंज करें इस लाइन के अंदर? नहीं, इस लाइन में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारा पढ़ाई वर्ड का पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब है कि मेरे को जिस स्किल में काम करने में मजा आता है और जिस पे मुझे करियर बनाना है, मैं उसको सीखूं। और कहाँ सीखूं और कैसे सीखूं तो आज की डेट में मायने ही नहीं रखता। देयर आर एन नंबर ऑफ पेरेंट्स हु आर डूइंग होम स्कूलिंग। सरकार कहती है 8वीं तक आप लिख के दे दो कि बच्चा मैंने घर पे पढ़ाया, आप आगे अगली क्लास में डाल दो। तो ये सब तो कल्चर में है हमारे।
तो पढ़ाई का मतलब क्या है, उससे मैं क्या इंटरप्रेट करूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड उसका इंटरप्रिटेशन सही ये होना चाहिए कि हर बच्चे में हम एक या दो स्किल्स ढूंढें जो उसके कैरेक्टर में है, जो करने में उसे मजा आता है ना। देखो, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी करियर काउंसलिंग वाले ट्रैक से आता है ये एग्जांपल। एक बच्चा था जो बोलने में बड़ा अच्छा था, जब वो बचपन में बड़ा हो रहा था, बड़ा हाजिर जवाब था, हर चीज का उसके पास जवाब होता था, तो हर कोई उसे यही कहता रहता, तो वकील बनेगा, तो वकील बनेगा। उसने वो इंप्रेशन दिमाग पे ले लिया। जब तक वो पढ़ाई कर रहा था, ही गेव एंट्रेंस, ही गॉट एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप लॉ इंस्टीट्यूट्स, वकील बना। जब वो वकील बन के वकालत करने लगा, उसके 2 साल के अंदर उसने वकालत छोड़ दी। रीजन इज कि जब उसने एक्चुअली वो प्रोफेशन में कदम रखा और काम शुरू करना किया, तो उसे पता लगा कि एक एक केस के लिए 5-5, 8-8 घंटे की सिटिंग देनी पड़ती है एक रूम में, किताबों में बैठ के। और वो टिक के बैठना उसके करेक्टर से मैच नहीं करता था, तो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन अल्टीमेटली ही लेफ्ट एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। तो इसका मतलब बचपन से लेकर, वो लॉ करने से लेकर लॉ प्रैक्टिस तक के सारे साल उसने खराब कर दिए। तो इसलिए बजाय हम बच्चों पे कुछ थोपें, उसे लेबल करें, हम उस बच्चे को आइडेंटिफाई करने दें कि वो, उसे क्या करने में मजा आता है। बच्चे ना पेरेंट को कहते हैं हमें गिटार सीखनी है, हमें कराटे सीखने हैं, हमें ये सीखना है, और पेरेंट दुखी हो जाता है कि तुम एक चीज टिक के कर लो। अरे जब तक उसे एक चीज जो सीख रहा है उसमें मजा नहीं आएगा, वो कैसे टिकेगा ना। शायद उसे जो चीज करनी है वो उसे मिली ही नहीं। तो जब बच्चा कुछ करने को कहता है ना, उसको करने दो। वो तब तक करेगा जब तक उसे वो चीज नहीं मिलेगी जो करने में उसे मजा आ रहा है, तब वो टिकेगा। एंड दैट इज वन थिंग जहां हमें काम करने की जरूरत है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, पेरेंट्स बच्चे की वीकनेस पे काम करते रहते हैं। ये मैथ में वीक है जी, चलो ट्यूशन लगवा दो। अरे आपको बच्चे की एक स्ट्रेंथ ढूंढनी है और सिर्फ उस पर काम करना है, उसकी जिंदगी बन जाएगी। वीकनेस पे काम करना है, उतना करो जितनी जरूरत है, बट अल्टीमेटली व्हाट विल हेल्प, द स्ट्रेंथ विल हेल्प। वो जिस चीज में बाकियों से अच्छा है वहां काम करो ना। डूइंग राइट थिंग, मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर, हेल्पिंग देम टेक डिसीजन। पेरेंट को और टीचर को आज की डेट में कोच बनने की जरूरत है। कोच का काम होता है दूसरे से बेस्ट निकलवाना, खुद निकाल के देना नहीं होता। कोच खुद बहुत बड़े प्लेयर ना हो तो भी चलता है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि सामने वाला अपना बेस्ट कैसे देगा, मेरे को कैसे वहां पहुंचना है। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि कोच इज अ बेटर प्लेयर, कोच इज अ बेटर कोच। तो वी नीड टू एक्ट एज कोचेस, फैसिलिटेटर्स, देन थिंग्स विल इंप्रूव। बच्चे जाग गए हुए हैं, बच्चे जागरूक हैं, पर वो जब बात करते हैं तो पेरेंट और मतलब वो जो जनरेशन गैप है ना, वो उनकी टसल शुरू हो जाती है। पेरेंट को लगता है बड़ा मैं हूं, एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा है, तू मेरी कैसे नहीं सुनेगा। बच्चे को पता लग गया होता है कि मेरा अपना दिमाग है, मैं एक अलग इंसान हूं, मैं अपनी क्यों ना करूं, क्यों सुनूं किसी की। आप कह रहे हो पर मेरे को तो ये अच्छा ही नहीं लगता, मुझे कुछ और अच्छा लगता है। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का एक ही तरीका है, जो बड़ा है वो झुकेगा ना, उससे ज्यादा समझदार होना चाहिए ना। समझदारी तो इसमें है कि मैं अपने बच्चे को समझूं, उसके साथ बैठूं। जब मैं उससे प्यार से बात करूंगा, मेरी बात सुनेगा और फिर इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि वो जो कह रहे थे वो ठीक था या जो मैं सोच रहा हूँ ठीक है। अभी अभी वो पेरेंट की बात सोचने वाले मोड में नहीं लेता कि ये तो बोलते हैं जी, मैंने क्यों बीच में लेना, मैं दोस्त की सुनूंगा, वही सोचूंगा। एंड सर, जैसे आपने एक्नॉलेज करा कि यू हैव बीन टू 100 स्कूल्स जहाँ पे आपने अपना इम्प्लीमेंटेशन किया है, मेरा सर यहाँ पे एक सवाल रहेगा कि व्हाट यू हैव सीन, कि मतलब अगर हम बात करें Tier 1 से लेकर Tier 3 स्कूल्स की, इज़ देयर एनी डार्क साइड की स्कूल्स इस वाले वे में मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स या स्कूल्स को चला रहे हैं? व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड पर्सनली? नहीं, मैनिपुलेट तो नहीं करते, विजन डिफरेंट है ना। कुछ लोगों का पर्पस ही ये है कि वो सिर्फ फाइनेंशियली चीज़ों को देखेंगे, बच्चों के लिए वही चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें स्कूल को 2 पैसे बन रहे हों। एंड देयर आर सम स्कूल्स विच कीप स्टूडेंट इन फ्रंट वाइल टेकिंग डिसीजंस। मैं ऐसे स्कूलों के साथ भी काम किया है जो कुछ भी नया इंप्लीमेंट करते हैं और कई बार बच्चों से पैसे ही नहीं लेते, स्कूल की जेब से कर देंगे कि फीस तो आ ही रही है ना। तो मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स एंड इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जिसने स्कूल खोला है किस इंटेंशन के साथ खोला है, क्योंकि उस चीज को तो कोई रेगुलेट नहीं कर रहा ना हमारे यहाँ।
कोई भी स्कूल खोल सकता है, जो नॉर्म्स फॉलो करेगा वो एफिलिएट करा लेगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। तो उसकी उसकी ओनरशिप की, देखो, जैसा लीडर होता है वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। मैं स्कूल ओनर हूँ, मैं अगर सारा दिन सारे अपने प्रिंसिपल्स या सीनियर स्टाफ से एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछूंगा तो वही कल्चर एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि उनको मेरे को वही जवाब देने हैं, वो उसी के हिसाब से काम करेंगे, है ना। अगर हर स्कूल ओनर टीचर से ये पूछने लगे कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो मेरे को 30 के 30 का रिजल्ट दिखाओ, 30 के 30 इंप्रूव करने चाहिए, तो दैट कल्चर विल स्टार्ट। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल्स मैनिपुलेट करते हैं, पेरेंट भी उतना ही स्मार्ट है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्कूल्स पैसों के पीछे भागते हैं, तो देयर आर पेरेंट्स जो बच्चे को पढ़ाते रहेंगे, स्कूल की फीस नहीं देंगे, उसके बाद अगले स्कूल में चले जाएंगे, वहीं भी ये करेंगे। तो हाँ, तो अच्छे पेरेंट्स भी हैं और ऐसे वाले भी हैं। बिल्कुल। तो ये तो हर जगह है, हर प्रोफेशन में हर जगह आपको ऐसे लोग मिले। हम्म। गवर्नमेंट एंड सर, मतलब अभी बोर्ड्स, हाँ। जी, बोर्ड्स जी। बहुत एफर्ट कर रहे हैं रेगुलेट करने के लिए, ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कोशिश तो चल हाँ। रही है, बट वही मैं कह रहा हूँ ना, नंबर ही इतना ह्यूज है कि वो इम्पैक्ट उन पे जाने में कई साल लग जाते हैं, और वो उतने सालों हम्म। में कुछ नया आ जाता है। अगर हम बात करें सर, ये बहुत ट्रेंड में भी चलते हैं और लोग बाग इसको बहुत ज़्यादा ओवर एम्पलीफाई करके भी बताते हैं कि स्कूल से या फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया एंड दे आर बिकम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये जो इन्फ्लुएंस बच्चे ले लेते हैं यूट्यूब पे देख के, और उनके हम्म। इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेते हैं कि यार बहुत ज़्यादा फैंसी लाइफ ये लोग जी रहे हैं आफ्टर ड्रॉपिंग आउट। तो सर ये जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है या फिर जो गिमिक चल रहा है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हम स्टूडेंट्स को जो भी देख रहे हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना ड्रॉप आउट लिया जाए? नहीं, हर जब भी मेरे को किसी को फॉलो करना है ना, हम्म। मुझे उसकी सक्सेस नहीं देखनी, मुझे उसकी स्ट्रगल देखनी है। मतलब अगर आज की डेट में कोई बड़ा यूट्यूबर बना तो उसको कितने साल हम्म। लगे, और राइट। शुरू के कितने साल उसने, उसको कुछ नहीं आ रहा था, उसे कोई नहीं जानता था, एंड स्टिल ही वाज कंसिस्टेंटली डूइंग इट। इफ आई फॉलो दैट स्ट्रगल एंड इफ आई एम रेडी टू डू दैट स्ट्रगल, देन मैं उससे इंस्पिरेशन लूँ और करूँ। हमें तो लगता है कि ये 4 यूट्यूब वीडियो में बनाऊंगा और मैं वैसा यूट्यूबर बन जाऊंगा। दिस इज नॉट अ फैक्ट। लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है। जो भी चाहिए उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, एफर्ट चाहिए, और वो टेंडेंसी चाहिए जहां मैं गलतियां करके फेल होके हार ना मानूं। इफ आई कंटिन्यू डूइंग इट डिस्पाइट ऑल दो स्ट्रगल्स, वन डे आई विल बी सक्सेसफुल। तो मुझे अलग अलग लोगों को फॉलो करने की बजाय अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। मैं कहता रहा हूँ, एक स्ट्रेंथ, मैं बात करने में अच्छा हूं, है ना, तो मैं अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ ना, मैं पॉडकास्टर बन सकता हूँ। मैं लिखने में अच्छा हूँ तो मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ, किसी भी तरह की। तो दैट वन थिंग, इफ आई स्टार्ट डूइंग कंसिस्ट, मैं तो कहता हूँ, देखो, आपको लिखना आता है तो आप ब्लॉग शुरू कर दो और 1-2 साल लिखते रहो बिना देखे रिजल्ट्स। यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीखो और फिर 1-2 साल डालते रहो। तो अगर आप कंसिस्टेंटली कर लोगे तो 2 साल में आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। हाँ, द प्रॉब्लम इज कि वी सी द पर्सन व्हेन ही इज सक्सेसफुल, और हम वो बनना तो चाहते हैं, वो एफर्ट नहीं डालना चाहते। उसको कौन मेंटर मिला था, उसने किससे गाइडेंस ली, वो कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। तो गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम समबडी इज नॉट बैड until unless आई एम रेडी टू पे द प्राइस विच ही हैज ऑलरेडी पेड, है ना। और ड्रॉप आउट वाला काम तो मैं कहता रहा हूँ कि देयर आर सर्टन बेसिक थिंग्स। आज की डेट में भी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस है, स्कूल जाने की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि मैं वहाँ सोशलाइज करता हूँ, है ना। मुझे लोग मिलते हैं, मुझे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। मैं सिर्फ वहाँ किताबों से सीख के नहीं आता, मैं वहाँ बहुत कुछ सीख के आता हूँ। तो अगर मैं बाहर निकल के वो नहीं करूँगा तो मैं बहुत कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो ये दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. 8वीं तक तो स्कूल फेल नहीं करते तो मैं ड्रॉप आउट क्यों हो रहा हूँ? ड्रॉप आउट में कब होऊंगा? जब मेरे को किसी सब्जेक्ट जो मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसमें मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं फेल हो रहा हूँ. देखो, जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है ना, वो घर पे जब भी पढ़ने बैठेगा वो वही सब्जेक्ट उठा के बैठेगा जो उसको अच्छा लगता है ना. अगर मेरे को मैथ अच्छा लगता है, मैं घर आऊंगा, जब भी पढ़ने बैठूंगा मैथ उठा के बैठूंगा, और मैथ में मेरे नंबर भी अच्छे आएंगे. लेकिन अगर मैं इंग्लिश में वीक हूं तो मैं उसको अवॉइड करूंगा. तो जब तक मैं अपने उस चीज को अवॉइड करूंगा वो कभी इंप्रूव नहीं होगी. इफ आई वॉन्ट माई इंग्लिश टू इंप्रूव, आई नीड टू सिट विद, मतलब इंटेंशन के साथ बैठना पड़ेगा और मुझे इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा. फिर वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी. हो सकता है वो मैथ से भी अच्छी हो जाए. तो सीखना, जानना, मतलब पहले मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम अवेयर ऑफ वेयर आई एम, वेयर आई वॉन्ट टू रीच, एंड वट इज द वे टू दैट. अवेयरनेस के बाद फिर आता है एक्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो 90% लोग नहीं लेते. वो पाथ के बारे में 100 लोगों से पूछते रहेंगे, अलग अलग रास्ते ट्रैक करते रहेंगे, चलेंगे नहीं. जितने लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग हैं जो एक्शन टेकर्स हैं, जिन्होंने परफेक्शन पे काम नहीं किया, जिन्होंने एक्शन पे काम किया. काम करूंगा तो धीरे धीरे परफेक्ट होता जाऊंगा. तो दिस इज व्हाट द स्टूडेंट्स नीड टू नो. मतलब आज से अगर मैं 20 साल पहले चला जाऊं तो आज की लाइफ बड़ी आसान है, करियर बनाना आसान है, पर मेरा जागा होना जरूरी है ना. दैट्स ऑल. सर यहाँ पे मैं मतलब एक पर्सनलाइज्ड पॉइंट अपना ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर जैसे जी. जो अगर अभी स्कूल्स वगैरह में है या फिर कोई पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो वन थिंग हम्म. जो मैंने ऑब्जर्व करी सर, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रही है, कि अगर सब्जेक्ट्स, चलो हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट सर पढ़ अगर लेंगे. साथ साथ अगर कम्युनिकेशन और बातचीत और प्रेजेंटेशन में अगर हर बच्चा अपस्किल कर ले एट द स्कूल लेवल, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही प्रेजेंटेशन वाइज में बहुत अच्छा रहा हूँ स्कूल्स वगैरह में. जब भी ठीक. प्रेजेंटेशन देने के बाद आती थी, तो मैंने ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करी सर आफ्टर कॉलेज में भी, और आफ्टर कॉलेज जो अब मैं जैसे आला प्रोफेशन मेरा ऑनगोइंग चल रहा है, तो अगर किसी को सर, अगर वो थोड़े बहुत हम्म. सब्जेक्ट्स में ऊपर नीचे भी है और अगर कम्युनिकेशन में वो बातचीत करने में अच्छा है, तो उसका सर मार्केट में अभी दाम हाई है. यूँ कह सकता हूँ अगर लेमैन लैंग्वेज में, कि मतलब नहीं वो कुछ नहीं, भी कर वो सकता है हमेशा हाई कम्युनिकेशन रहेगा. में. हाँ. वो हमेशा हाई रहेगा. क्योंकि मैं जब हम्म. तक बोलूंगा नहीं तो मुझे क्या आता है और मेरी स्किल क्या है मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, तब तक वो हम्म. जानेगा नहीं. यस. तो कम्युनिकेशन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है. और मैं कहता रहा हूँ आज की हम्म. डेट में जितना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है उतना इंपॉर्टेंट कोलेबोरेशन है. आज की डेट में हम्म. नेटवर्क होना बहुत जरूरी है. जिसका यस. नेटवर्क अच्छा है वो फॉर बहुत श्योर. जल्दी आगे बढ़ता है. हम्म. हाँ, तो कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन, देन द क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी कहाँ आती है? सब लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं उसको कैसे यूनिक एंगल दे सकता हूँ. दैट इज वेयर हम्म. क्रिएटिविटी कम्स. व्हाट इज माई टेक ऑन इट? जो सबने कहा हुआ है मैं वही बात करता रहूंगा तो मैं अलग से नहीं दिखूंगा. तो ये हम्म. कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कोलेबोरेशन, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. और स्कूल्स में नाउ इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस. फ्यू स्कूल्स हैव स्टार्टेड हम्म. डूइंग इट, बाकी नहीं कर रहे हैं, पर अगर पेरेंट जाग जाएगा तो सबको करना पड़ेगा. अभी एआई, हम्म. रोबोटिक्स, ये टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, ये फियर हाँ. ऑफ फेलियर दूर करता है. अब मैं साइंस लैब में जो भी करता था, अभी जब मैं जाके टूल्स के साथ काम कर रहा हूँ, किड्स के साथ कुछ बना रहा हूँ, तो मैं कभी सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ, कभी नहीं हो पा रहा. लेकिन मुझे ये पता लग रहा है कि अगर मैं, इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल, इट डजेंट मीन कि ये ठीक से नहीं होगा. मैंने कहीं कुछ गलत लगाया होगा, मैं चेंज करके देखता हूँ. तो ये एक छोटे सी चीज से बच्चा बहुत सारी लाइफ स्किल्स ले रहा है. इट इज नॉट अबाउट वेदर वो एआई सीख रहा है, रोबोटिक्स सीख रहा है. अरे वो लाइफ स्किल्स कितनी सीख रहा है ये भी तो देखो ना. 4 बच्चे मिलके काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रही है ना. एक बच्चे ने क्या बनाया? एक बच्चे ने एक पेन बनाया जो उसका होमवर्क करता है. ये क्रिएटिविटी आई कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूं. हम्म. यही तो बिजनेस है ना. तो मतलब अल्टीमेटली सिलेबस में वो चेंजेस हो गए हैं. स्कूल्स उसको कुछ हम्म. ने जल्दी अडॉप्ट कर लिया, कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने लोग भी नहीं है जो स्कूलों को सिखा सकें, हैंड होल्ड कर सकें.
तो हम्म इट विल टेक टाइम. हम्म सर व्हाट डू यू थिंक कि अब जैसे 2026 में हम थोड़े मंथ्स के अंदर एंटर करने वाले हैं, डिग्रीज कॉलेज डिग्रीज का सर रिलेवेंस रहेगा आने वाले टाइम में, या फिर यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड गिविंग मनी टू द कॉलेजेस ओनली? नहीं, अभी तो देखो रेलेवेंस कम हो चुका है. जो हाँ हाँ. कुछ रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब लोग जानते हैं, वो आज भी बच्चे के पोर्टफोलियो पे एडमिशन दे रहे हैं. हम्म है ना, पोर्टफोलियो पे एडमिशन दे रहे हैं. जब बच्चा कॉलेज में जाके सीख रहा है तो वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. ठीक है, जिन कॉलेजेस ने ये नहीं अडॉप्ट किया वो खाली हो रहे हैं. तो आइदर दे विल चेंज. तो अगर इस तरह से एडमिशन होगा और ऐसा काम होगा तो डिग्री मायने रखेगी. हम्म ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम्म कॉलेजेस हैं. आई नो फ्यू कॉलेजेस जहाँ हैंड्स ऑन ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं और उनकी डिग्री लोगों ने सुनी भी नहीं होगी. दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. हम्म बट उनका जो प्लेसमेंट होगा, वो प्लेसमेंट छोड़ो, वो बच्चे बेचारे पहले 6 महीने में ही कमाने लग जाते हैं, उनको नौकरी की भी जरूरत नहीं लगती. हम्म हाँ, तो राइट. रेलेवेंस तो ऑलरेडी कम हो गई है. इवन द एम्प्लॉयर हु इज हायरिंग इज अवेयर कि डिग्री के साथ साथ जब तक स्किल्स नहीं है तब तक इसका कोई फायदा नहीं है. हम्म सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड यंगस्टर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, या फिर जो पेरेंट्स हैं, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस यू कैन गिव टू देम एज अ करियर वाइज ऑल्सो, एंड लाइफ, जैसे कि लाइफ के अंदर कैसे चीज़ों को देखना है जब वो रियल वर्ल्ड के अंदर घुसते हैं आफ्टर कॉलेज या फिर जस्ट आफ्टर द स्कूल. देखो, यंगस्टर्स के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जाग जाए. उनको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस दिखेंगी आसपास. उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब तक मैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड नहीं करूँगा तब तक वो फोकस क्रिएट नहीं होगा. और जब तक फोकस क्रिएट नहीं होता तब तक क्लैरिटी नहीं आती, तब तक सही रास्ता नहीं दिखता. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सही रास्ता का मतलब, आई नो माई सेल्फ वेल. मुझे पता है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ या करता हूँ, और अब मुझे आगे कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट. ये पता होने के हम्म बाद मुझे सही एफर्ट डालनी है और टाइम देना है. जल्दी वाला कुछ नहीं होता लाइफ में. एनीथिंग विच यू विल डू कंसिस्टेंटली यू विल गेट सक्सेस. तो यंगस्टर्स को तो सिर्फ ये फोकस एरिया होना चाहिए. दोस्तों के पीछे नहीं लगना. सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन दोस्त है. देखो, वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. हर घर का माहौल अलग है. मेरे घर में मेरे पेरेंट्स एजुकेशन के केयर करने वाले हो सकते हैं. मेरा दोस्त हो सकता है जिसके घर वालों को कोई लेना देना ही नहीं है, दे आर फ्रॉम बिजनेस फैमिली की, बिजनेस ही करना है. हम्म हम्म है ना. मेरे घर में मेरे को वो कहते हैं पढ़ बस, घर का कोई काम नहीं करना होता. उसको हम्म बिजनेस भी देखना होता है, उसको घर के भी 4 काम करने होते हैं. तो बिकॉज द सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, वी कांट हैव द सेम करियर. हम्म मैं उसके पीछे लगूंगा तो मेरा एनवायरनमेंट डिफरेंट है, मैं कभी भी वो नहीं कर पाऊंगा जो वो करना चाहता. तो लुकिंग इन टू माई ओन सर्कमस्टांसेस, आई शुड हैव अ क्लियर विजन विच आई शुड स्टार्ट फॉलोइंग. और वो करेक्शन रास्ते में होती है. अगर मुझे लगता है वो पाथ सही नहीं है, मुझे डिटोर करना है, तो मैं कर लूंगा ना. तो बच्चों के लिए तो ये है. पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जाने कि जो लाइफ उनकी ज़िंदगी में आई है, जो बच्चा है उनका, वो अलग लाइफ है. उसका अपना एक दिमाग है. वो हमारे थ्रू आया है. मतलब मैं जरिया हूँ मेरे बच्चे का. इससे ज़्यादा मेरा हक नहीं है. बड़ों को बहुत कुछ बच्चों से सीखना चाहिए. मैं कहूँ जी, क्योंकि मैं तेरे से पहले 10 साल पहले से यहाँ बैठा हूँ तो मैं तेरे से ज़्यादा समझदार हूँ, ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो मतलब वी नीड टू, एज पेरेंट्स वी नीड टू लिसन टू द चाइल्ड. वी नीड टू कनेक्ट विद द चाइल्ड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन. अगर आपका और आपके बच्चे में कनेक्शन है ना, तो वो कहीं मार नहीं खा सकता. फिर वो सब सीख लेगा, और जहाँ जहाँ उसे प्रॉब्लम आएगी वो आपसे कंसल्ट करेगा, आपकी गाइडेंस लेगा और आगे बढ़ जाएगा. लेकिन अगर वो कनेक्शन नहीं हुआ, वो टिफ हुई, तो वो कहीं और कनेक्ट होगा. उसको कनेक्शंस चाहिए.
और एज ए पेरेंट आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छी हम्म एजुकेशन के लिए अगर आप चाहते हो, हर बच्चे में एक जैसा स्पार्क है। हम्म कुछ पेरेंट्स को बड़ी एंग्जाइटी होती है कि मेरा बच्चा स्कूल में चल नहीं रहा जी, ये इसका क्या होगा, ये क्या बनेगा। तो उस बच्चे का एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई करो और माहौल बनाओ। जिन बच्चों को छोटी उम्र में पेरेंट किताबों का शौक डाल देते हैं, वो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं रीड करता हूँ तो मैं सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं करता, मैं बहुत कुछ रोज सीखता हूँ। लेकिन जो रीड नहीं कर पाता वो वही सीखता है जो लोग उसे बताते हैं। हम्म उसका दायरा बड़ा छोटा हो जाता है। तो स्कूलिंग से पहले बच्चों को बुक से जोड़ना, बच्चों को उठना बैठना सिखाना, बच्चों को डिसीजन मेकिंग सिखाना, बच्चों को गलतियां करने देना, बच्चे को गिरने देना और खुद उठना। मतलब यहाँ तो वो बच्चा गिरेगा मेरे सामने तो मैं हाथ पकड़ के खड़ा कर दूंगा, अरे वो तो कभी सीखेगा ही नहीं कि अपने आप कैसे उठना। तो ये फ्रीडम अगर मैं अपने बच्चों को दूंगा तो मेरे बच्चे थ्राइव करेंगे। हम्म और स्कूल में मेरे को जिस स्कूल में डाल दिया देन स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट स्कूल। फीडबैक दो, सब कुछ करो, लेकिन उन पे क्वेश्चन मत रेज करो, बच्चे के सामने तो बिल्कुल नहीं। ओके है ना, अगर मैं बच्चे के सामने स्कूल को कुछ भी कहता हूँ तो बच्चा उससे सीखना बंद करता है। तो मैं पैसे भी दे रहा हूँ और मैं आउटपुट भी नहीं ले रहा। हम्म और ये रोट लर्निंग से तो बाहर आना बहुत जरूरी है। नंबर्स हम्म कहीं मायने नहीं रखते, कोई कंपटीशन हम्म नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अभी धीरे धीरे बोर्ड के एग्जाम में उन्होंने 40% 60% हॉट कर दिया है, जो सोचे बिना बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। रट्टा खत्म है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो पेरेंट को ये समझना चाहिए। हम्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी टाइम घर में पेरेंट और बच्चे में स्पेंड करना बहुत जरूरी है। इट कैन बी ऑन डिनर टेबल, इट कैन बी 10 मिनट्स बिफोर स्लीप, एनी टाइम। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, जहां हम सही बात कर सकें। तो हम्म यही है, बाकी तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। यस सर है ना, वो तो जब तक बंदा बंदे को पकड़ के डाल नहीं देते कब्र में तब तक सीखता है। वही जिन्होंने सीखना बंद कर बिल्कुल दिया सब सब वही पड़े हुए हैं। हाँ इन अ नटशेल सर यही है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेल्फ एजुकेशन एंड सोशलाइज जब करते हैं उन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए अकेले बैठना भी बहुत ज़रूरी है सर। ब्रेन स्टॉर्म करना चीज़ों को और आइडियाज़ लेकर आना। आई थिंक यही तीन चार जो मेजर चीज़ें यस, हैं अगर ये सॉर्ट हो जाती हैं तो वन कैन ईजिली मेक अ डायरेक्शन फॉर देमसेल्व्स। यस, और तो कुछ नहीं है। यस, सेल्फ लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। और ना, यस स्कूल्स की हमने बात शुरू की थी, तो स्कूल्स के भी मेरे हिसाब से ना 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। मतलब मैं जब स्कूल में काम करता हूँ 3 चीजों पे ही काम करने की जरूरत है। एक मैंने कहा, टीचर्स, टीचर्स शुड बी जॉयफुल। ठीक। दूसरा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्डिंग पेरेंट ट्रस्ट। मतलब मैंने एक स्कूल में क्या किया कि छोटा सा काम किया, उनके एडमिशन्स ड्रॉप हो रहे थे, दे वर डूइंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, इनोवेशन भी थे। तो हमने हर वीक एक हर पेरेंट को एक वॉइस नोट भेजना शुरू किया, जिसमें हम बताते थे कि उस बच्चे ने क्या इंप्रूव किया, इस हफ्ते में क्या अच्छा किया। सिर्फ एक वॉइस नोट वीकली से पेरेंट ट्रस्ट बिल्ड हो गया और 40% एडमिशन बढ़ गए स्कूल के। और वो सारे उन पेरेंट्स के रेफरल से आए। तो टीचर्स खुश होना, फिर पेरेंट का ट्रस्ट। तीसरा, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। हर स्कूल का अपना फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, बट जो पैसे मैं ले रहा हूं मैं उससे ज्यादा वैल्यू दूं। ये 3 पिलर्स हैं, अगर कोई भी ये कर लेगा तो वो स्कूल बड़ा अच्छा, मतलब वो हर बच्चे को सक्सेसफुल होने में हेल्प कर पाएगा। वेल आई गेस जो अभी तक हमें देख रहे होंगे बहुत कुछ सर के थ्रू जानने को मिला होगा ऑडियंस को। एंड आई लाइक टू थैंक अरविंद सर फॉर गिविंग अस टाइम to have this lovely conversation on the podcast. I really enjoyed it, sir. How you liked it? I also enjoyed it. I am humbled. आई होप कि And thank you so much, पेरेंट्स को sir. कुछ वैल्यू मिले और वो कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए। Yes. जी जी, थैंक यू, थैंक यू। Anything you like to add, sir? I think your book is also coming. हाँ, 14th November आई एम लॉन्चिंग माई बुक।
there's मतलब it is a very different perspective. अभी तक हम जब बच्चों की बात करते हैं तो we used to talk about उनका बिहेवियर चेंज करना, उनको ठीक करना, लेकिन मैंने सीखा है कि बच्चों में कुछ गड़बड़ होती ही नहीं है. तो हम्म. the title of my book is there are no problem children, only problem हम्म. environment. और उस बुक में 10 बच्चों की कहानियां हैं जिनके साथ मैंने काम किया. Actual solutions है practically which I have implemented, and most of the book is practical skills. जो जो चीज़ें मैंने की वो पेरेंट कैसे अडॉप्ट कर सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है. इट इज लॉन्चिंग ऑन 14th of November. ऑल राइट सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वेन एवर इट इज़ लाइक 14 नवंबर इट इज़ लॉन्चिंग. So I will be pinning the book link in description. Yes. So, all right, ladies and gentlemen, this was our time, and please subscribe to the channel. And thank you so much, Arvind sir, once again. My pleasure. Thank you. Thank All you. right, sir. Thank you so much. Bye bye, audience.